हेलो गाइस, दिस इज ब्रजेश हियर एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू सिविलिजी। तो एक बार फिर से हम आपके बीच मौजूद हैं इरिगेशन इंजीनियरिंग के एक नए लेक्चर के साथ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि इरिगेशन सिस्टम क्या होते हैं और उनके टाइप्स क्या हैं। इरिगेशन सिस्टम हमारा लास्ट टॉपिक था, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सिंचाई प्रणाली। हिंदी में इसे बोला जाता है सिंचाई प्रणाली। तो इसके हमने दो टाइप पढ़े थे। पहला था नेचुरल इरिगेशन एंड सेकंड वन था आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम। तो नेचुरल में क्या होता था कि नेचुरल में हमने देखा कि जो भी प्राकृतिक कारणों से इरिगेशन हम करते हैं, प्राकृतिक मतलब जैसे बारिश हो गई, केवल जो नेचुरल इरिगेशन सिस्टम है वो केवल एक ही चीज़ है और वो है वर्षा, जिसे हम रेनफॉल बोलते हैं। जो प्राकृतिक तरीके से हम सिंचाई करते हैं वो केवल वर्षा पे डिपेंडेंट होकर कर सकते हैं। तो इसके भी हमने नेचुरल इरिगेशन के दो पार्ट देखे थे। एक था रेनफॉल इरिगेशन, जिसे हम वर्षा सिंचाई का नाम देते हैं, और दूसरा हमने देखा था नेचुरल वाले में इनंडेशन इरिगेशन, जिसे हम बाढ़ सिंचाई का नाम देते हैं। बाढ़ सिंचाई के नाम से जानते हैं। वर्षा सिंचाई में क्या होता है कि डायरेक्टली बारिश होती है और हमारे खेतों की सिंचाई हो जाती है, खेतों तक पानी पर्याप्त मात्रा में पहुंच जाता है। कई बार क्या होता है कि अधिक से ज़रूरत से ज़्यादा बारिश हो जाती है तो वो भी खेतों को नुकसान पहुंचाती है। अगर कम हुई तो वो भी नुकसान पहुंचाती है, और अगर ना हुई तो फिर वो भी कहीं ना कहीं नुकसान का कारण बनती है। तो इसलिए पर्याप्त मात्रा में और टाइम टू टाइम अगर बारिश हो रही है तो वो हमारे खेतों में जो भी फसलें हैं उनके लिए लाभदायक होती है। और दूसरा क्या था, इनंडेशन इरिगेशन में हमने देखा कि जो भी एक कैचमेंट एरिया होता है, अपवाह क्षेत्र होता है, तो उसमें जो भी बारिश के बाद पानी अतिरिक्त हो जाता है, बाढ़ जिसे हम बोलते हैं, तो बाढ़ का पानी क्या होता है कि वो पूरे क्षेत्र में फैल जाता है। या फिर वो जो बाढ़ का पानी है वो मान लीजिए किसी एक क्षेत्र में बाढ़ आई है, तो यहाँ से कोई नहर अगर निकाल दी गई इस क्षेत्र से, तो यहाँ का जो बाढ़ का पानी है वो नहरों से होते हुए किसी दूसरे क्षेत्र में जाता है और वो उस क्षेत्र की सिंचाई कर देता है, मतलब उस क्षेत्र में फैल जाता है, जिससे कि दूसरा वाला क्षेत्र आसानी से वहाँ की फसलें सींची जा सकती हैं। तो एक तरीका ये होता है। और पहला कि डायरेक्टली बारिश हुई, वो आपके खेतों में फसलों पर पड़ी और सिंचाई हो गई। उसके बाद इरिगेशन सिस्टम का जो दूसरा था, ये हमें आज पढ़ना है आर्टिफिशियल, जिसे हम आर्टिफिशियल इरिगेशन का नाम देते हैं। हिंदी में इसे बोलते हैं कृत्रिम सिंचाई। यहाँ पे बारिश से कोई लेना देना नहीं होता है, लेकिन क्या होता है कि जैसे उस टाइम पे जब हमें सिंचाई करनी होती तब कोई लेना देना नहीं होता। जैसे पहले बारिश हो चुकी है, उसके बाद जो भी आपके वाटर रिसोर्सेज हैं, जैसे हो गया नदियाँ हैं, नाले हैं, उसके बाद नहरें हैं, झील है, तालाब है, तो क्या होता है बारिश के बाद इन सब में पानी भर जाता है। तो क्या होता है, इनसे, ये जो भी स्रोत हैं, इन सब से पानी को निकाल करके, अब पानी को निकालने के भी तरीके होते हैं यहाँ पे। तो पानी को निकाल के नदियों से, नालों से, नहरों से, झीलों से, तालाबों से पानी निकाल करके अगर हम सिंचाई करते हैं, या फिर एक और तरीका होता है जो अंडरग्राउंड वाटर होता है, मतलब भूमिगत जल भी हम यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। भूमिगत जल जो होता है, अंडरग्राउंड वाटर, जो ज़मीन के अंदर स्थित है, उसको भी निकाल करके पंप के द्वारा है, उस ट्यूबवेल्स के द्वारा पानी को निकाल करके हम अपने खेतों की सिंचाई कर देते हैं। तो ये आता है आपका आर्टिफिशियल इरिगेशन के अंतर्गत।
जो आर्टिफिशियल इरिगेशन का सिस्टम है इसे भी 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। पहला है फ्लो इरिगेशन, दूसरा है लिफ्ट इरिगेशन एंड थर्ड वन है स्प्रिंकल इरिगेशन। पहले वाले को फ्लो को हम बोलते हैं प्रवाह सिंचाई। लिफ्ट को बोला जाता है दोहन सिंचाई एंड स्प्रिंकल को बोलते हैं छिड़काव या फिर प्रोक्षित सिंचाई के नाम से इसे हम जानते हैं। फ्लो इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन ये होते हैं आर्टिफिशियल इरिगेशन के सिस्टम। आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम को 3 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया, फ्लो, लिफ्ट और स्प्रिंकल। आर्टिफिशियल इरिगेशन के लिए जो हमारे पास सोर्स होता है सिंचाई के लिए वो होती हैं नदियाँ होती हैं, नाले होते हैं, नहरें, झील, तालाब, उसके बाद बांध वगैरह भी आ जाते हैं इसी में। तो क्या होता है यहाँ पे ये भी जो भी जल स्रोत हैं यहाँ से पानी को निकाल करके ट्यूबवेल्स द्वारा या फिर उसके बाद और भी पंप्स आते हैं तो उनसे पानी को निकाल करके खेतों तक पहुँचाया जाता है और फसलों की सिंचाई कर ली जाती है। तो ये होता है आर्टिफिशियल इरिगेशन सिस्टम। अब इसमें हम पहला देखते हैं कि फ्लो इरिगेशन क्या होता है। फ्लो इरिगेशन, देखिए फ्लो का मतलब हुआ प्रवाह। फ्लो इरिगेशन में क्या होता है कि जो भी इसे हम एक और नाम से जानते हैं, फ्लो इरिगेशन के नाम से ना आके अगर इसे नहर सिंचाई का नाम दे दिया जाता है, प्रवाह सिंचाई ना नाम दे के इसे नहर सिंचाई अगर दे दिया जाता है नाम, तो भी आप फ्लो इरिगेशन के बारे में ही लिखेंगे। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि इसे प्रवाह सिंचाई भी कहते हैं। प्रवाह तो कहते हैं नहर, इसे नहर सिंचाई भी कहते हैं। देखिए इसमें क्या होता है कि जो भी पानी होता है नहरों में या जल स्रोतों में जो भी पानी होता है वो अंडर ग्रेविटी फ्लो करता है, मतलब अंडर ग्रेविटी फ्लो करता है और वो अंडर ग्रेविटी फ्लो करते हुए हमारे खेतों तक पहुंच जाता है। इसका जो मुख्य स्रोत है वो या तो नदी होती है या फिर इसका जो मेन सोर्स है वो नदियाँ होती हैं या फिर नहरें होती हैं। नहरों से या नदियों से पानी बहता हुआ वहाँ पे हमें कोई पंप की ज़रूरत नहीं पड़ती है। क्या होता है कि डायरेक्ट अगर हम उस नहर से, मान लीजिए ये नहर है, यहाँ से हम एक छोटा सा रास्ता काट दें अपने खेतों की तरफ, तो ये पानी अपने आप ग्रेविटी के थ्रू बहता हुआ हमारे खेतों तक पहुँच जाएगा, फैल जाएगा। तो ये जो होता है ये बोलते हैं इसे हम फ्लो इरिगेशन या प्रवाह सिंचाई। कई बार क्या होता है कि जब वाटर लेवल नहरों का डाउन हो जाता है तब हमें पंप लगाने की ज़रूरत पड़ती है। अब इसे जो फ्लो इरिगेशन होता है, फ्लो इरिगेशन को भी 3 कैटेगरीज में रखा गया है, इसे 3 भागों में रखा गया है, बांटा गया है। देखिए अब पहला क्या होता है इसमें, पहला जो बोलते हैं 12मासी सिंचाई। देखिए आप अगर नाम से पढ़ने की कोशिश करेंगे तो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी, समझने में भी आसान होगा आपको। दूसरा जो होता है मौसमी सिंचाई, ये फ्लो इरिगेशन के टाइप्स हैं, इसको आप ध्यान रखिएगा, मौसमी सिंचाई। एंड थर्ड वन होता है आपका जलाशय सिंचाई। जलाशय सिंचाई 12मासी को हम इंग्लिश में बोलते हैं पेरेनियल इरिगेशन, एंड इसे हम बोलते हैं नॉन पेरेनियल इरिगेशन। एंड लास्ट वन जो होता है ये होता है
रिजर्वायर को हम जलाशय बोलते हैं या फिर स्टोरेज इरिगेशन। तो आपको हिंदी के साथ साथ इंग्लिश वाले भी नाम याद रखने हैं। तो ये हैं आपके फ्लो इरिगेशन के टाइप। फ्लो इरिगेशन जो है ये है हमारा आर्टिफिशियल इरिगेशन का टाइम। जो भी कृत्रिम सिंचाई है, कृत्रिम सिंचाई को 3 कैटेगरीज में रखा गया, फ्लो, लिफ्ट और स्प्रिंकल। इसमें हम पहला देख रहे हैं कि फ्लो इरिगेशन को हम नहर सिंचाई भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, जो भी सिंचाई होती है वो अंडर ग्रेविटी होती है और जो इनका मेन सोर्स होता है वो नदियाँ या नहरें होती हैं। इस फ्लो इरिगेशन को भी 3 कैटेगरीज में रखा गया, पेरेनियल इरिगेशन, नॉन पेरेनियल इरिगेशन और रिजर्वायर इरिगेशन। तो पेरेनियल इरिगेशन में क्या होता है, पेरेनियल इरिगेशन इसमें क्या होता है, जो भी हमारे पास नहरें होती हैं उनमें साल भर पानी पाया जाता है। बारहमासी इसीलिए बोलते हैं कि नहरों में साल भर पानी उपलब्ध रहता है, इसलिए हम इन्हें बारहमासी सिंचाई के अंतर्गत रखते हैं। इसके लिए क्या होता है कि जो भी हमारे पास नहरें होती हैं, मान लीजिए एक नहर है या नदी है, तो उस पर एक आर पार दीवार बना दी जाती है, जिससे क्या होता है कि मान लीजिए इधर से पानी आ रहा है तो वो एक तरफ स्टोर हो जाता है, यहाँ पे उसका स्तर बढ़ जाता है। और ये जो हम दीवार बनाते हैं इसे हम वीयर या बैराज के नाम से जानते हैं। इसको आपने HHM में पढ़ रखा होगा, वीयर या बैराज बोलते हैं। ये जो हम दीवार बनाते हैं जिससे कि पानी यहाँ पे एकत्रित हो जाए। फिर क्या होता है कि इस दीवार को बनाने का ये फ़ायदा होता है कि अगर हम जिधर को चाहते हैं हम पानी का रास्ता उधर को मोड़ देते हैं। चाहे तो इधर को मोड़ सकते हैं, चाहे तो इधर को, जिधर भी हमें सिंचाई की आवश्यकता होगी हम पानी का मार्ग उस साइड में मोड़ देंगे। तो वीयर या बैराज इसीलिए बनाए जाते हैं कि पानी को जो है हम अपने अकॉर्डिंग जिधर भी चाहें उसकी धारा को मोड़ दें। तो ये होती है पेरेनियल इरिगेशन। पेरेनियल इरिगेशन में आप सिंपली सबसे पहला काम जो करेंगे ये लिखेंगे कि इसमें साल भर पानी उपलब्ध होता है या वर्ष भर इसमें पानी उपलब्ध रहता है। और इसमें जो तरीका होता है सिंचाई करने का, वो नहर पे या नदी पे एक दीवार बना दी जाती है आर पार, जिसे हम वीयर या बैराज बोलते हैं। उसका ये फ़ायदा होता है कि हम पानी के रुख को अपने अकॉर्डिंग जिधर चाहें उधर मोड़ सकते हैं। देन उसके बाद दूसरा है नॉन पेरेनियल। नॉन पेरेनियल इरिगेशन। अब देखिए पेरेनियल में अगर साल भर पानी मौजूद है तो नॉन पेरेनियल में कहीं ना कहीं साल भर पानी मौजूद नहीं हो। देखिए नॉन पेरेनियल इरिगेशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हमारे पास नहरें होती हैं या नदियाँ होती हैं, साल भर पानी उसमें उपलब्ध नहीं रहता है, उपलब्ध नहीं रहता है। जैसे कुछ नदियाँ होती हैं जिन्हें हम बरसाती नदियों के नाम से जानते हैं। इन नदियों को हम बरसाती नदियाँ बोलते हैं। क्या होता है कि इन नदियों में पानी जो है केवल बारिश का जब मौसम होता है तो उस टाइम पे जो वाटर लेवल होता है वो काफ़ी ज़्यादा ऊपर होता है। यहाँ पे जो वाटर लेवल होता है वो इन नदियों में बरसात के टाइम पे ऊपर होता है। तो इससे क्या होता है, जो भी इन नदियों से नहरें निकाली गई हैं उसमें पानी आसानी से बारिश के टाइम पे तो मौजूद रहेगा, लेकिन जैसे बारिश ख़त्म होती है तो इन नदियों का जो वाटर लेवल है, जो वाटर लेवल होता है वो डाउन हो जाता है। इनका वाटर लेवल नीचे गिरा और वाटर लेवल जब डाउन हुआ तो इनसे जो भी, इन नदियों से जो भी नहरें निकाली गई हैं, इन नहरों में भी पानी कहीं ना कहीं नहीं आता है। जब यहाँ का वाटर लेवल डाउन हुआ इन नदियों का, तो इन नदियों से जो पानी इसमें आना चाहिए वो नहीं आ पाता है। तो इसीलिए इसमें साल भर पानी उपलब्ध नहीं रहता है, केवल बारिश के टाइम पे जब बारिश होती है तभी इसमें पानी उपलब्ध रहता है। इसीलिए हम इसे नॉन पेरेनियल इरिगेशन का नाम देते हैं। इसमें आप लिखेंगे कि इसमें जो है पानी केवल बारिश के टाइम पे मौजूद होता है, मतलब वर्षा ऋतु में ही केवल पानी मौजूद रहता है, तो इसीलिए हम इसे नॉन पेरेनियल इरिगेशन की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद थर्ड वन आपका आता है, तीसरा जो है वो है स्टोरेज इरिगेशन। ये आपका फ्लो इरिगेशन का टाइप है। फ्लो इरिगेशन में हमने 3 देखा था। पहला पेरेनियल इरिगेशन,
पहला हमने देखा था पेरेनियल, दूसरा नॉन पेरेनियल और तीसरा स्टोरेज इरिगेशन। अब इसमें क्या होता है, जो भी बारिश के वजह से जो भी हमारे पास आसपास, हमारे खेतों के आसपास झील होती है या नदी होती है या कोई तालाब है, मान लो कोई झील है, नदी बांध है या फिर कोई तालाब है, तो इसमें क्या होता है, पानी भर जाता है। पानी मतलब कहीं ना कहीं एकत्रित हो जाता है, स्टोर हो जाता है। तो इसी बेसिस पे हम क्या करते हैं, यहाँ से पानी को निकाल करके अपने खेतों की सिंचाई कर लेते हैं, इसीलिए इसे स्टोरेज इरिगेशन का नाम देते हैं। तो स्टोरेज इरिगेशन में आप सिंपली क्या लिखेंगे कि इसमें जो है सिंचाई के लिए पानी झील द्वारा, बांध या तालाब द्वारा पानी लिया जाता है, जो कि पहले से एकत्रित होता है, इसीलिए हम इसे स्टोरेज इरिगेशन बोलते हैं। इसके बाद ये था आपका फ्लो इरिगेशन के तीनों टाइप थे। फ्लो इरिगेशन हो गया हमारा। इसके बाद बचता है आपका लिफ्ट इरिगेशन, लिफ्ट इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। तो आइए इसको भी एक एक करके समझ लेते हैं। ये आपके आर्टिफिशियल के टाइप्स हैं। तो पहला फ्लो हो गया है, उसके बाद दूसरा भी बचा है लिफ्ट, और तीसरा स्प्रिंकल इरिगेशन। तो दूसरा होता है लिफ्ट इरिगेशन। दूसरा क्या है इसमें, लिफ्ट इरिगेशन। लिफ्ट इरिगेशन। अब लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। लिफ्ट का मतलब क्या होता है, उठाना या ऊपर लाना या ऊपर करना। तो इसमें क्या, सिंपली आप समझ, नाम से हमने बोला, बार बार बोल रहे हैं कि आप अगर नाम से समझने की कोशिश करेंगे तो चीज़ों को समझने में आसान होगा। मान लीजिए हमारे पास कोई एक तालाब है, कोई एक तालाब है जिसमें पानी भरा है। अब ये तो ग्राउंड लेवल हुआ, ये ग्राउंड लेवल हुआ, ठीक। पानी जो है इसमें केवल इस स्तर तक भरा है, पानी इस स्तर तक भरा है। अब ग्राउंड लेवल पर ही हमारे खेत भी हैं। मान लीजिए यहाँ पे हमारे खेत हैं, इन खेतों तक पानी, यहाँ ये जो वाटर लेवल है ये नीचे होने की वजह से इन खेतों तक पानी अंडर ग्रेविटी नहीं फ्लो कर सकता है। मतलब ग्रेविटी के थ्रू, जो पीछे हमने देखा कि पानी नहरों से या नदियों से खेतों तक हमारे अंडर ग्रेविटी फ्लो होता था, गुरुत्वाकर्षण के कारण फ्लो होकर आसानी से पहुंच जाता था। इसमें क्या है, वाटर लेवल डाउन होने की वजह से पानी खेतों तक नहीं पहुंचेगा। तो क्या होता है, फिर यहाँ पे हमें पंप बिठा के, मतलब ट्यूबवेल वगैरह जो आते हैं अभी, क्या होता है, उन्हें हम एक जगह से दूसरे स्थान तक ले जाके वहाँ पे उसे फिट करके और पानी को वहाँ पे हम पंप आउट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम ले जाके अपना सिस्टम, पंपिंग सेट जो होता है उसको बिठाते हैं। देन उसके बाद हम पानी को निकाल करके तब खेतों तक पहुँचाते हैं। तो इसीलिए हम पानी को यहाँ से उठा रहे हैं, इसीलिए इसे हम बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। तो सिंपली इसमें अगर आपको लिखना है तो ये आप लिख सकते हैं कि जब पानी को हम खेतों तक गुरुत्वाकर्षण के कारण, गुरुत्व के कारण नहीं पहुंचा पाते हैं, तो ऐसी स्थिति में हमें क्या होता है, या तो हस्तविधि, अभी हस्तविधि, आप इससे भी थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे होंगे, हस्तविधि या यांत्रिक विधि। यांत्रिक विधि को हम मैकेनिकल बोलते हैं, मैकेनिकल ऑपरेशन या फिर मैकेनिकल मेथड। हस्त विधि क्या होता है, पहले आप पुराने टाइम में, अगर आप थोड़ा सा पीछे चले जाइए 10-15 साल पीछे, तो गांव में क्या होता था कि हाथों से बाल्टी के थ्रू या फिर एक होता था सिस्टम जिससे पानी को निकाल कर तब खेतों तक पहुंचाया जाता था। अब क्या है, अब पंपिंग सेट वगैरह आ गए हैं, ट्यूबवेल्स हैं, तो क्या होता है उनसे पानी निकाल। तो अभी यांत्रिक विधि यूज़ हो रही है, पहले हस्त विधि यूज़ होती थी। अभी भी बहुत सारी जगहों पर हस्त विधि यूज़ होती है। तो ये होता है कि जो भी पानी एक नीचे लेवल तक मौजूद है, जिसे कि हम गुरुत्व के कारण खेतों तक नहीं पहुंचा सकते हैं, अगर हम उसको निकाल करके तब खेतों तक पहुंचा रहे हैं। अब वो निकालना पानी हस्तविधि से भी हो सकता है या फिर मैकेनिकल मेथड से भी हो सकता है, तो उसे हम बोलते हैं लिफ्ट इरिगेशन। तो आई होप आपको लिफ्ट इरिगेशन समझ में आया होगा। कुछ नहीं है, बस सेम एज पीछे की तरह ही है, लेकिन ये क्या है, पीछे जो होता था, जो भी हमारे पास स्टोरेज होते थे, उनसे पानी डायरेक्टली अंडर ग्रेविटी फ्लो होकर खेतों तक पहुंच जाता था। लेकिन क्या है, यहाँ पे वाटर लेवल डाउन होने की वजह से वो पानी खेतों तक अंडर ग्रेविटी नहीं फ्लो हो पाता है। इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, या तो हैंड ऑपरेशन द्वारा या मैकेनिकल ऑपरेशन के थ्रू हम उस पानी को खेतों तक पहुँचाते हैं। तो इसीलिए हम इसे लिफ्ट इरिगेशन का नाम देते हैं। उसके बाद थर्ड वन है हमारा छिड़काव या स्प्रिंकल इरिगेशन।
स्प्रिंकल इरिगेशन। इसमें क्या होता है, ये विधि काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होती है, लेकिन क्या होता है इसमें व्यय अधिक आता है, इसमें खर्चीली विधि होती है। इसमें जो भी हमारे पास पानी मौजूद होता है उसे क्या करते हैं, एक प्रकार से कृत्रिम वर्षा कराते हैं। कृत्रिम वर्षा मतलब खेतों में हम पाइप बिछा देते हैं कुछ ऐसे, उसके बाद उसमें एक वर्टिकल पाइप लगा के उस पर ऊपर नोज़ल लगा देते हैं। नोज़ल लगाने से क्या होता है कि जो भी यहाँ पे नोज़ल लगाने के बाद पानी ये बूंद बूंद करके आपके खेतों में जैसे फव्वारे होते हैं, फव्वारे टाइप में यहाँ से पानी निकलता है, तो वो आपके खेतों में फैल जाता है। तो इसे हम स्प्रिंकल इरिगेशन या छिड़काव विधि कहते हैं। तो सिंपल है, आसान है। आई होप आपको ये भी क्लियर हो गया होगा। तो क्या होता है कि स्प्रिंकल इरिगेशन में हम खेतों में पहले तो एक अंडरग्राउंड वाटर पाइप बिछाते हैं, या फिर अपर ग्राउंड पे ही होता है, सरफेस पे भी होता है। अगर अंडर ग्राउंड है तो वो सेफ़ होती है, पाइप पे टूटने फूटने का उतना चांस नहीं होता है। फिर उसमें से एक वर्टिकल पाइप निकाल के उस पर नोज़ल, यहाँ पे नोज़ल फिट किया जाता है। नोज़ल फिट करने के बाद ये नोज़ल क्या होता है, इसमें छिद्र होते हैं जिससे कि पानी बूंद बूंद करके एक फव्वारे टाइप में पूरे खेत में, मतलब जो जितना भी एरिया वो कवर कर पाता है उतने एरिया में ये पानी को एज अ रेनफॉल ये फैला देता है। इसलिए हम इसे स्प्रिंकल या छिड़काव इरिगेशन बोलते हैं, छिड़काव सिंचाई के नाम से जानते हैं। ठीक, तो ये थे आपके इरिगेशन के टाइप, कृत्रिम इरिगेशन के, जिसमें आपने फ्लो, लिफ्ट और स्प्रिंकल पढ़ा। फ्लो में आपका 3 था, पहला पेरेनियल, नॉन पेरेनियल और स्टोरेज इरिगेशन ये वाला, एंड उसके बाद था लिफ्ट इरिगेशन और स्प्रिंकल इरिगेशन। इसके बाद है आपका सिंचाई प्रणाली के कुछ लाभ हैं और हानियां हैं, उसको भी देख लेंगे। सबसे पहले इसकी हम जल्दी से थ्योरी देख लेते हैं, देन उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। देखिए, आज हमने स्टार्ट किया आर्टिफिशियल इरिगेशन। इसमें जो क्या बोला जा रहा है कि इसमें प्राकृतिक जल स्रोतों जैसे नदी, नालों, झीलों आदि से पानी निकाल कर खेतों तक पहुंचाया जाता है, इसलिए हम इसे आर्टिफिशियल इरिगेशन का नाम देते हैं। पहुंचाया जाता है तो इसे इसलिए हम ठीक आर्टिफिशियल इरिगेशन बोलते हैं। ये निम्न प्रकार की होती हैं। पहला प्रवाह सिंचाई, इसे हम फ्लो इरिगेशन बोलते हैं। दूसरा उद्वाहन सिंचाई, जिसे हम लिफ्ट इरिगेशन। तीसरा छिड़काव या स्प्रिंकल इरिगेशन होता है। उसके बाद है प्रवाह सिंचाई। प्रवाह सिंचाई में क्या होता है, हमने बताया कि ये जो फ्लो यहाँ पे किया होता है वो अंडर ग्रेविटी होता है। अंडर ग्रेविटी फ्लो होते हुए वो खेतों तक पहुँचता है। इसमें जो मुख्य स्रोत होता है वो नदी होता है या नहरें होती हैं। इन्हें भी 3 कैटेगरीज में रखा गया। पहला बारहमासी सिंचाई, इसे पेरेनियल इरिगेशन के नाम से जानते हैं। दूसरा मौसमी, नॉन पेरेनियल। तीसरा जलाशय, जिसे हम रिजर्वायर या स्टोरेज इरिगेशन के नाम से जानते हैं। पेरेनियल में क्या होता है कि जो भी नहरें या नदियाँ होती हैं उसमें साल भर पानी, पूरे वर्ष पानी उपलब्ध रहता है। और उस पानी नदियों में क्या होता है कि आर पार ऊंची दीवार बना दी जाती है, जिसे हम वीर या बैराज कहते हैं। इससे पानी की धारा को हम अपने अकॉर्डिंग किधर भी मोड़ सकते हैं। सेकंड वन है नॉन पेरेनियल। नॉन पेरेनियल में हमने बताया कि जब बारिश नहीं होती है, मतलब बारिश के टाइम पे ही केवल उसमें पानी मौजूद रहता है, उसके बाद जब बारिश ख़त्म हो जाती है तो पानी का स्तर जो है वो काफ़ी ज़्यादा कम होता है, जिससे क्या होता है कि नहरों में केवल वर्षा काल में ही पानी उपलब्ध रहता है, इसलिए हम इसे नॉन पेरेनियल इरिगेशन का नाम देते हैं। उसके बाद थर्ड वन था आपका स्टोरेज इरिगेशन। इसमें क्या होता है, झीलों या बांधों या फिर तालाबों में जो भी पानी बारिश के बाद स्टोर होता है उससे हम सिंचाई कर लेते हैं। उसके बाद था आपका कृत्रिम इरिगेशन का दूसरा टाइप, जिसे हम लिफ्ट इरिगेशन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या था, हमने आपको बताया कि जो भी पानी स्टोर होता है उस पानी को या फिर अंडरग्राउंड वाटर को हम हस्त विधि या यांत्रिक विधि द्वारा पंपों से बाहर निकालते हैं और खेतों तक पहुंचाते हैं, तो इसे हम लिफ्ट इरिगेशन का नाम देते हैं। उसके बाद है लास्ट आपका छिड़काव छिड़काव सिंचाई। छिड़काव को हम स्प्रिंकल इरिगेशन बोलते हैं। इसमें क्या होता है, एक प्रकार की कृत्रिम वर्षा की जाती है जिससे कि पानी सीधे पौधों पर पहुंचता है और इसमें पानी ज़्यादा वेस्ट नहीं होता है। और कैसे होता है कि उसमें पाइप नीचे बिछाई जाती है, उसके बाद उस पर नोज़ल लगा होता है, नोज़ल से पानी बूंद बूंद करके पूरे एरिया में फैल जाता है। अब जो हमें पढ़ना है वो
सिंचाई प्रणाली के लाभ मतलब एडवांटेज क्या है और उसके डिसएडवांटेज देखना है। तो सबसे पहले आइए हम एडवांटेज देख लेते हैं, लाभ कौन कौन से हैं। तो इसके कुछ लाभ जो हैं वो निम्न है। पहला, अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी होती है। अगर आप टाइम टू टाइम अपने खेतों में पानी फसलों को दे रहे हैं तो क्या होता है, सबसे पहला जो काम होगा कि उपज ज़्यादा होगी, कि उपज अधिक होगी। उपज अधिक होगी तो जो अन्न पैदा होता है, वो उत्पादित होता है, उसकी मात्रा में बढ़ोतरी होगी। उसके साथ साथ मूल्यवान फसलों की उपज कर सकते हैं। अगर हमारे पास आर्टिफिशियल या फिर प्राकृतिक रिसोर्सेज हैं सिंचाई के, तो उससे क्या होता है कि हम कुछ फसलें ऐसी होती हैं जिनसे हम अपना आर्थिक स्थिति सुधारने के लिए भी उनको करते हैं, मतलब हम उनसे कमाई के लिए भी उन फसलों को यूज़ करते हैं। तंबाकू हो गया, गन्ना हो गया, कपास हो गया, तो ये क्या होता है, ये मनी अर्न करने के काफ़ी ज़्यादा अच्छे सोर्स होते हैं। इसलिए मूल्यवान फसलों की भी उपज हम सिंचाई के द्वारा कर सकते हैं। मान लीजिए अकाल या सूखा पड़ता है, तो अगर हमारे पास ऐसे साधन मौजूद हैं सिंचाई के, तो अकाल या सूखे में भी हम सिंचाई करके फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। फिर वही है कि अगर अन्न उत्पादन में बढ़ोतरी हुई तो कृषकों, जो भी किसान हैं, उनकी आर्थिक दशा सुधर जाती है। उसके बाद राजस्व कर में बढ़ोतरी होती है। जो भी हमारी स्टेट गवर्नमेंट होती है उसको जो भी टैक्सेशन मिलता है, अब अगर अन्न उत्पादन ज़्यादा हुआ तो अन्न को बेचा जाएगा, और बेचा जाएगा तो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को टैक्स वगैरह भी मिलता है। इसके साथ साथ क्या होता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक उत्पादन भी होता है। जो भी नदियाँ या नहरें होती हैं, अगर उसमें पानी मौजूद है तो उस पर बांध बना के हम बिजली का भी उत्पादन कर लेते हैं। उसके बाद पेयजल, जो भी ड्रिंकिंग वाटर है, वो भी इन्हीं नदियों नहरों से मिल जाता है, जिससे हम अगर उसमें इम्प्योरिटीज़ हैं तो उसे ट्रीट करके पीने के योग्य बना लेते हैं। स्वास्थ्यवर्धक एवं मनोरंजक स्थलों का विकास। अब स्वास्थ्यवर्धक एवं मनोरंजक स्थलों का विकास आप सोचेंगे कैसे होता है। अगर मान लीजिए उस नदी पे या नहर पे कहीं पे कोई बगल में एक तालाब बना दिया जाता है जो कि स्वच्छ रहे, या फिर स्विमिंग पूल टाइप का बना दिया जाए, तो क्या करेंगे, वहाँ पे अगर हम स्विमिंग करते हैं तो वो हमारी हेल्थ कंडीशन को काफ़ी ज़्यादा सुधारता है। या फिर आसपास बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो जो क्या होता है कि वो स्वास्थ्यवर्धक और मनोरंजन के पर्पज़ से भी हम स्थलों का विकास वहाँ पे हो जाता है। उसके बाद नौ संचालन, मतलब नदियों में अगर पानी मौजूद है तो उसके थ्रू हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आवागमन नावों के द्वारा कर सकते हैं। अगर हमारे पास वहाँ पे सड़क परिवहन या रेल परिवहन नहीं है तो हम वाटरवेज के द्वारा वहाँ पे मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान तक हम खुद भी जा सकते हैं और अपने सामानों को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जा सकते हैं। उसके बाद है नहरी सड़कों पर यातायात की सुविधा। आपने देखा होगा कि नहरों के बगल में रोड बना दी जाती हैं, जो नहरों की पटरियाँ होती हैं उनके बगल में सड़क बना दी जाती है, तो इससे भी यातायात की के लिए आसानी होती है। जो भी उनके आसपास गांव या शहर होते हैं उनसे जोड़ने का भी कार्य हो जाता है अगर नहरों पर हम सड़क का निर्माण कर देते हैं तो ये कुछ आपके लाभ थे। अब हानियाँ जल्दी से देख लेते हैं कि इसके नुकसान कौन कौन से हैं। अभी और भी 2-4 हैं एडवांटेज। तो देखिए उसके बाद क्या है कि पटरी पे आप वृक्षारोपण कर देंगे तो इससे हमारा जो वातावरण है, एक हमें शुद्ध हवा मिलेगी और वातावरण को भी लाभ होगा। देन उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कि भूमि का कटान तथा मरुस्थल को रोकना। अगर आपने नदी या नहर का निर्माण कर दिया है तो जो भी वहाँ पे रेगिस्तान टाइप का होता है, अगर उसमें पानी लगातार जा रहा है तो वो मिट्टी जो है उपजाऊ हो जाती है, तो मरुस्थल भी वहाँ पे नहीं रह जाता है, उसका भी मरुस्थल पे भी रोक लग जाती है। और साथ के साथ अगर आपने वृक्षारोपण कर दिया है तो भूमि का कटान भी नहीं होगा। इसके अलावा रोजगार के अतिरिक्त साधन भी उपलब्ध होते हैं। मान लीजिए आप वृक्षारोपण ही करवा रहे हैं, तो वृक्षारोपण करवाएंगे तो उसके लिए आपको लेबर चाहिए होंगे, तो इससे कहीं ना कहीं रोज़गार भी बढ़ता है। उसके बाद नहरों का निर्माण हो गया तो उस टाइम पे भी रोज़गार मिलता है लोगों को। उसके बाद साथ के साथ गांव का विकास भी हो जाता है। ठीक, अब हानियाँ हैं। हानियाँ क्या क्या हैं देखिए। डिसएडवांटेज है कि सिंचाई के दुरुपयोग से निम्न हानियाँ हो सकती हैं। कैसा? जलग्रसन। जलग्रसन का मतलब होता है वाटर लॉगिंग। वाटर लॉगिंग से क्या होता है कि जैसे आपने अपने खेतों को अधिक मात्रा में पानी दे दिया तो वो जो वहाँ पे आपकी मिट्टी होगी खेतों की, उसमें पानी जो है वो मौजूद रहेगा, जिससे कि एक ज़मीन आपकी दलदली टाइप की हो जाएगी। तो क्या होगा कि आपको अगर कोई फसल बोनी है तो उसके लिए आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी, तो इसीलिए जलग्रसन भी हो जाता है। साथ के साथ जल निकासी में भी बाधा होती है। अगर आपने
पानी ज़्यादा अमाउंट में भर दे और आपका जो खेत का स्तर है वो नीचे है, तो वहाँ से आप पानी नहीं निकाल सकते हैं। अब पानी मौजूद रहेगा लंबे टाइम के लिए तो मच्छरों की उत्पत्ति होती है। ज़्यादा पानी अगर ज़्यादा सिंचाई कर देते हैं तो सीलन के कारण स्वास्थ्य पर भी कुप्रभाव पड़ेगा, बीमारियाँ भी फैलती हैं और उसके बाद ये प्रणाली थोड़ा महंगी भी होती है। तो ये थे आपके कुछ हानियाँ और कुछ लाभ। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इरिगेशन प्रोजेक्ट एंड इरिगेशन वर्क। इसको हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें, जिससे कि उनको भी थोड़ा बहुत एडवांटेज मिल सके। बाकी अभी के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।